हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। दोस्तों, आज का जो सवाल है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस आर करेक्टली मैच्ड विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। प्लीज यहाँ पे मैच डाल दीजिएगा। ठीक है, तो करेक्टली मैच्ड कौन कौन से ये आपको बताना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज चगास डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। द सेकंड स्टेटमेंट सेज लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। लेशमैनियासिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। देन योर lymphatic filariasis, which is very important disease from your UPSC perspective and specifically from static part से अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है lymphatic filariasis। तो फिर ये हो गया आपका हेलमिंथ। तो आपके सामने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। प्लीज डू कमेंट इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन। इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे चला जाए तो फिर देखा जाए। सबसे पहले आज जो टॉपिक हमने उठाया जो चारों डिजीज में कॉमन है, पहली चीज आप देखोगे कि चारों का कॉजल ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑप्शंस में एटलीस्ट दिया हुआ है। भले सही हो ना हो, ये आपको जज करना है। इसका आंसर मैं एंड में जरूर दे दूंगा आपको, बट अभी भी आप देख सकते हो कि चारों कैटेगरीज के यहाँ पे आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में ऐसा क्या है कि मतलब सारे डिजीजेस उसमें इंक्लूड हो जाए। देखो दोस्तों, कुछ भी स्पेसिफिकली अलग से इसकी डिफिनीशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि ये जो डिजीजेस हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में होते हैं। कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में होते हैं। एंड दे आर मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीजेस। ध्यान रखना, मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं ये लोग। ठीक है, प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि देखो दोस्तों, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में जहाँ ये हो रहे हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादातर हो रहे हैं, और या फिर साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में। ठीक है, और साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में हमारा इंडिया भी आता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इन सारी कंट्रीज़ में तो इनकी पेइंग कैपेसिटी रिलेटिवली काफ़ी पुअर है। ठीक है, तो इसी कारण जब पेइंग कैपेसिटी पुअर है तो पुअर्स को कोई भी सर्व नहीं करना चाहता है। पुअर्स को कोई भी सर्व नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उस केस में क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिजीज़ पे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहती हैं और इसकी प्रॉपर ड्रग्स भी नहीं बनाना चाहती हैं। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, दे अफेक्ट मोर देन 1 बिलियन पीपल विच इज़ अ मैसिव नंबर। बहुत बड़ा नंबर है, करीब 1 बिलियन लोगों को ये होता है डिजीज़। ठीक है, इसके वर्स्ट अफेक्टेड लोग कौन होते हैं? ध्यान दो, पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी, जो लोग गरीबी में रह रहे हैं विदाउट एनी एडिक्वेट सैनिटेशन। ठीक है, तो पीने का पानी गंदा पड़ा हुआ है, मच्छर मक्खी खूब सारे हैं, अलग अलग तरह की मक्खियाँ हैं वो आके काट जा रही हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है, आपको अलग अलग तरह के डिजीजेज होते हैं जिसको हम एक ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, दैट इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो वर्स्ट अफेक्टेड पीपल कौन से हैं, तो पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी विदाउट एडिक्वेट सैनिटेशन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस वेक्टर्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लाइव स्टॉक्स। ठीक है, तो जूनोटिक डिजीजेस का भी इन लोगों को खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में 149 ऐसी कंट्रीज़ हैं और टेरिटरीज हमने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे एटलीस्ट कोई एक एंटीडी बहुत प्रेवलेंट है। ठीक है, एटलीस्ट 1 एंटीडी इज प्रिवेलेंट इन 149 कंट्रीज एंड टेरिटरीज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल नाउ। ठीक है, इंडिया एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन ऑफ एटलीस्ट 11 मेजर एंटिटीज़। तो 11 जो मेजर एंटिटीज़ हैं उनका हम लोगों के पास एक एब्सोल्यूट बहुत मेजर बर्डन है। ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे को एलिमिनेट भी किया है। तो एलिमिनेशन का नाम देख लीजिए कौन कौन है, गिनी वॉर्म, ट्रैकोमा एंड यॉज। दोस्तों इसके अलावा मैं एक और आपको थोड़ी देर बाद बताऊँ, काला आजार। कौन सा? काला आजार। ठीक है, ये जो एंटीडी है इसको हमने टारगेट रखा 2005 में, इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था और हमने करीब पिछले 10 साल में 4 बार टारगेट्स इसके मिस किए हैं। ठीक है, पिछले 10 सालों में इसको एलिमिनेट करने के 4 बार टारगेट मिस किए हैं। 2020 भी इसका एक टारगेट था कि 2020 तक हम काला आजार ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बट हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले ट्रॉपिकल डिजीजेज जो हैं इन कई कारणों से हो सकते हैं। पहला जो है हेलमिंथ। हेलमिंथ मतलब क्या होता है? वॉर्म होता है दोस्तों। इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वॉर्म। जेन्युइनली ये कीड़े की तरह दिखते हैं दोस्तों, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो हेलमिंथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ठीक है, क्या है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ये कॉजल, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? वुचेरिया बॉनक्रॉफ्टी। ठीक है, तो इस कीड़े के कारण ये होता है। ध्यान रखना, वुचेरिया बॉनक्रॉफ्टी के कारण ये होता है। इसके अलावा सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथियासिस भी है, सिस्टोसोमियासिस ये भी अपने आप में एक डिजीज़ है। फिर ऑन्कोसरसियासिस, इसके अलावा टाइनियासिस सिस्टेसेरोसिस। ठीक है, इसके अलावा गिनी वॉर्म डिजीज़ जिसको हम एलिमिनेट कर चुके हैं, इक्नोकोकोसिस। इसके अलावा फूड बॉर्न ट्रेमेटो
डायसिस, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हेलमिंथ अलग अलग तरीके के। इसके अलावा प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ में से चगास डिजीज़, चगास डिजीज़ कहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है चगास डिजीज़। इसके अलावा लेशमैनियासिस, दोस्तों लेशमैनिया एक कैटेगरी है प्रोटोजोआ की जो कि अपने आप में बहुत सारे डिजीज़ करवाती है, बहुत सारे डिजीज़, लिटरली बहुत सारे डिजीज़ करवाती है, ठीक है। तो इसका एक डिजीज़ काला आजार भी है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। और काला आजार के लिए जो हम वेक्टर बोलते हैं दैट इज सैंड फ्लाई। कौन सा है? ध्यान रखना, सैंड फ्लाई, ठीक है। काला आजार किसके कारण होता है? सैंड फ्लाई के बाइट के कारण होता है। और उसमें जो प्राइमल कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? लेशमैनिया है, ठीक है। तो लेशमैनिया अपने आप में बहुत तरह के डिजीज के लिए जिम्मेदार है। अगर उसकी ब्रॉड कैटेगरी बनाई जाए तो दैट इज कॉल्ड लेशमैनियासिस। काला आजार को ही ध्यान रखना ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। प्लीज इसको आप नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पार्ट है, आपके साइंस एंड टेक में भी स्टैटिक पोर्शन में आता है, ठीक है। इसके अलावा फंगल एंटीडीज, अच्छा इसके अलावा एक और बता देना प्रोटोजोआ से, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस। तो ध्यान रखना ट्राइपैनोसोमियासिस, जो ट्राइपैनोसोमा जो होता है दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। चलिए अब देखो फंगल एंटीडी की बात करूं तो माइसेटोमा क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ये एक तरह का डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है। और इसके अलावा अदर डीप माइकोसिस भी होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल एंटीडीज़ की बात करें तो बुरुली अल्सर, लेप्रोसी, ट्रैकोमा एंड यॉज। तो दोस्तों ट्रैकोमा हमने एलिमिनेट कर दिया है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने एटलीस्ट कुछ जो एंटीडीज़ हैं उनको हमने एलिमिनेट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा यॉज भी देखिए, यॉज आपका फुट में डिजीज़ होता है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें पैर में आपके दाने से हो जाएंगे और रैशेस से आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शन पैरों में होता है ये चीज़, गंदे मोजे पहनने से या बहुत डर्टी जगह पे रहने से होता है ये चीज़। एक्टोपैरासाइटिक एंटिटीज, स्केबीज एंड अदर एक्टोपैरासाइट्स के कारण होता है, जो बेड में खटमल हो गए एंड ऑल दोज उसके कारण। इसके अलावा देखो एक कैटेगरी और है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज भी होते हैं दोस्तों इसमें। कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज क्या है? स्नेक बाइट एंड वेनमिंग, ठीक है, स्नेक बाइट एंड वेनमिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना सांप के काटने के कारण जो डिजीज़ होगा वो आपको इन्फेक्शियस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बहुत क्रिटिकल डिजीज़ है, इससे भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और मैं आपको हिंट दे दूं, ऑर्फन डिजीजेस पे दोस्तों मैंने एक लेक्चर लिया है, ठीक है। तो ऑर्फन डिजीजेस पे जो मैंने लेक्चर लिया है वो भी जरूर देखें, क्योंकि वो भी इसी तरह का डिजीज़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसी तरह का डिजीज़ है। ये टॉपिक्स में कन्फाइंड रहते हैं, ऑर्फन डिजीजेस वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक और आपका लिया है डिजीज़ के बारे में जिसमें आपकी जो स्किन है दैट बिकम्स मोर लाइक स्टोन, ठीक है, पत्थर की तरह हो जाती है और काफ़ी मोटी हो जाती है, बहुत फट के दर्द होता है, ठीक है, बच्चों में पाई जाती है, स्पेसिफिकली जेनेटिक डिजीज़ है। तो वो भी आपको डिजीज़ के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक डिजीज़ का नाम है इक्थायोसिस, ध्यान रखना इक्थायोसिस, ठीक है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों लेक्चर आपको देखना चाहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है, तो इससे आपको नॉलेज ही बढ़ेगा और साथ साथ यूपीएससी में भी आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको एलिमिनेट करने में मदद मिलेगी। देखो दोस्तों कोरोना पे जो सवाल आने के चांसेस हैं दे आर रिलेटिवली रेयर, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आएगा, ध्यान रखना 30% चांस है कि कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के कोरोना पे भी सवाल आएगा, लेकिन फिर भी यूपीएससी में देखोगे तो अक्सर जो चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है वो कई बार नहीं पूछते हैं, ठीक है, उसका कहीं फंडामेंटल घुसा कर पूछ देंगे। तो कई बार आप देखोगे कि आपको दूसरी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। वायरल एंटीडीज़ की बात करूँ तो रेबीज़ जो कि डॉग बाइट और मंकी बाइट से होता है, ठीक है, वायरल डिजीज़ है। डेंगू एंड चिकनगुनिया दोस्तों मॉस्क्यूटो बाइट से होते हैं। किससे होते हैं? मॉस्क्यूटो बाइट से। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इस चार्ट का अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अब बेशक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। चलो आगे चलें। तो देखो सबसे पहले आप समझो कि इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए एंटीडीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, एंटीडीज़ को इरेडिकेट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है। तो WHO का न्यू रोड मैप फॉर 2021 टू 2030, तो WHO अब आगे का प्लान बना रहा है, क्योंकि जैसे मैक्सिमम देशों ने अपने जो टारगेट्स हैं वो मिस कर दिए, स्पेसिफिकली कोरोना के कारण, ठीक है। तो कोरोना एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हम ऑलमोस्ट एलिमिनेट करते करते भी रह गए, काला आजार को भी रह गए, ठीक है। सोचो 10 साल में हमने 4 बार टारगेट मिस किया है, विच इज़ वेरी पैथेटिक सिचुएशन, ठीक है। 3 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स टू एंड एंटीडीज, क्या क्या 3 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के लिए बोल रहे हैं ये लोग? देखो दोस्तों ये जो 3 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ ये केवल और केवल डिजीजेज में नहीं यूज़ कर सकते आप चाहो तो इसी वर्ड्स को यूज़ करके, क्योंकि बहुत प्यारे शब्द लिखे हुए हैं, आप चाहो तो किसी गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल आंसर में कोट कर सकते हो, कहीं भी आप इसको कोट कर सकते हो। बहुत जेनरिक और बहुत प्यारे इन्होंने मतलब वर्ड्स यूज़ किए हैं। पहला है फ्रॉम मीजरिंग प्रोसेस टू मीजरिंग इम्पैक्ट, फ्रॉम मीजरिंग प्रोसेस टू मीजरिंग इम्पैक्ट।
ठीक है, फ्रॉम डिजीज स्पेसिफिक प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग टू कोलैबोरेटिव वर्क अक्रॉस सेक्टर्स। समझ में आ रही बात? क्या कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली आप जो प्रोसेस पे मेजर करते हो कि भाई सपोज करो मिड डे मील हो गया, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ, चलो एजुकेशन के बाद बता दूंगा, पहले ये देख लो कि 3 पॉइंट्स क्या क्या कहे गए हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कि प्रोसेस को आपको फोकस रखने के बजाय इम्पैक्ट को फोकस रखना है, ठीक है। एंटीडीज से करीब करीब 1 बिलियन लोग इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उनमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कितना डिफिकल्टीज आ सकती हैं, उसको ध्यान में रखने के बजाय आप क्या करोगे, इम्पैक्ट देखोगे, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड वाइड उसको आप एम्यूलेट करो, दूसरे देशों में बताओ, ठीक है। इसके अलावा डिजीज स्पेसिफिक प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करने से बेटर है, क्योंकि रिलेटिवली फिर भी लोग कम अफेक्टेड हो रहे हैं इससे, ठीक है, या पुअर पीपल अफेक्टेड हो रहे हैं। इट्स बेटर टू वर्क कोलैबोरेटिवली क्रॉस सेक्टर्स का मतलब क्या है कि भाई आप अगर डिजीज पे स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाओगे तो आप क्या करोगे, दवाई दे दोगे, हद से हद 4 लोगों को आइसोलेट करके बिठा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोलैबोरेटिव वर्क करोगे तो आप उसके रूट पे काम करोगे, रूट मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने मलेरिया किसके कारण होता है, कौन से मच्छर के कारण होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण होता है। तो एनोफिलिस मॉस्किटो को हम वोल्बैकिया नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवा रहे हैं, किससे, वोल्बैकिया। इसको वुचेरिया से मत कर लेना कंफ्यूज, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो कि फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। हाथी पांव के लिए जिम्मेदार कौन है, वुचेरिया है, ठीक है, वो क्या है, वुचेरिया। और वोल्बैकिया क्या है, बैक्टीरिया है, ध्यान रखना, ये वॉर्म है और ये बैक्टीरिया है, प्लीज़ ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया है और ये वॉर्म है, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलो, फ्रॉम एक्सटर्नली ड्रिवन एजेंडाज रिलायंट ऑन कंट्री ओन एंड कंट्री फाइनेंस प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है कि बेसिकली आप किसी एक्सटर्नल बॉडी आके आपको बताए, WHO आके आपको बताए कि नहीं आपको इस पे काम करना है, रादर देन वर्किंग ऑन दैट यू शुड गो कंट्री ओन एंड कंट्री फाइनेंस प्रोग्राम्स। इससे क्या होगा कि लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, ठीक है, और काम प्रॉपरली होता है, ठीक है। तो हम गाइडलाइंस इशू करेंगे, काम आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं आप इसको कैसे दूसरों में कर सकते हैं, जैसे मिड डे मील है, ठीक है। तो मिड डे मील का जो प्रोसेस है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय उस पर इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अभी ब्रेकफास्ट देने की बात कही गई है, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट की प्रोसेस तो देखो ही देखो, ठीक है, बट उससे इंपॉर्टेंट उसका इम्पैक्ट कितना हुआ लोगों पे, ये मेजर करना जरूरी है, और उसके हिसाब से ब्रेकफास्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पर डिसाइड होना चाहिए, इस पर जज होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम डिजीज स्पेसिफिक प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम एजुकेशन मतलब या क्लास वाइज प्लानिंग या प्रोग्रामिंग करने के बजाय, स्कूल वाइज प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करने के बजाय कोलैबोरेटिव वर्क कीजिए अक्रॉस द सेक्टर्स, ठीक है। कैसे भाई, तो देखो अक्रॉस द सेक्टर्स का मतलब क्या है कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए कई सारी इंडस्ट्रीज जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो आप लेवल ऑफ एजुकेशन पे बेस्ड प्लानिंग कर रहे हो, उसकी बजाय आप क्या करो, कोलैबोरेशन करो, कॉलेज एंड इंडस्ट्री का कोलैबोरेट करवाओ, ठीक है। उसमें जो स्किल इम्पार्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कंप्यूटर को कई सारी इंडस्ट्रीज़ देती हैं, उनके पास कंप्यूटर कई सारे पड़े रहते हैं, तो उनसे कोलैबोरेशन करवाओ ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक डिजिटल रीच पहुंच सके। CSC जो सेंटर है उसको भी कोलैबोरेट करवाओ स्कूल विलेजेस से, ठीक है, तो इससे बच्चों का एक्सपोजर होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम एक्सटर्नली ड्रिवन एजेंडाज रिलायंट टू कंट्री ओन, या इसको स्टेट ओन्ड कर देना, डिस्ट्रिक्ट ओन्ड कर देना, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जब डिस्ट्रिक्ट या विलेज ओन्ड प्रोग्रामिंग होगी, विलेज फाइनेंस्ड प्रोग्रामिंग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है लोग भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा बेटर तरीके से। आप खुद देखिए आज की डेट में प्राइवेट एजुकेशन को, प्राइवेट स्कूल्स को एजुकेशन में ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। एक कॉन्सेप्ट ये भी चल रहा है कि जो DBT है वो पेरेंट्स के अकाउंट में दे दिया जाए, सो दैट पेरेंट्स ओन्ड एंड पेरेंट्स फाइनेंस प्रोग्राम हो जाए। क्योंकि लोगों को पता है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम इज़ कि जब पेट में रोटी ना हो तो फिर आप एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते, भूखे पेट भजन नहीं होता, राइट। तो ये चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमें उनकी ग्राउंड रियलिटी समझना पड़ेगा, और जिसकी जैसी मतलब हैसियत हो या जैसा उसका वो मतलब कैपेबिलिटी हो, उस हिसाब से हम उनको बोल सकते हैं कि आप अपना पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है। उसके लिए एवज में हमको कुछ मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे उनका एक प्राइड भी रहेगा और साथ साथ उनके बच्चे अच्छे स्कूल में भी जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल इसको आपके ऊपर है कि आप कितना क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छे हैं दोस्तों, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। प्रीलिम्स में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ साथ मेंस में भी काम आएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद देखो WHO की अगर मैं बात करूँ 5 पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस की, तो टू एक्सेलरेट, ध्यान रखना है इन्होंने 5 पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन सुझाए हैं, ठीक है, टू एक्सेलरेट प्रिवेंशन, कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ NTDs। तो क्या है, प्रिवेंशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे,
इलिमिनेट करेंगे एंड इरेडिकेट करेंगे। जैसे कंट्रोल करने का, मलेरिया कंट्रोल करने का क्या तरीका है, जो मॉस्किटोज़ हैं उनको रोक दो। प्रिवेंशन का तरीका क्या है कि भाई मच्छरदानी लगा के सो, ताकि मच्छर ही ना आए आपके आजू बाजू। प्रिवेंशन इज़ एनी डे बेटर देन क्योर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से आधी काम होगा और आधा काम होगा इलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन से, मतलब प्रॉपर्ली इसको ट्रैक करके डिजीज़ को उसकी दवा देना, मरीजों तक प्रॉपर्ली पहुंचना, ठीक है। क्योंकि इनमें से बहुत सारे कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस हैं, तो अगर एक भी पर्सन रह जाएगा तो फिर वो आगे ट्रांसमिट करता रहेगा, चेन रुकेगी नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें क्या 5 जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन की बात कही है वो कौन कौन से हैं। पहले प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी इज मच मोर लाइक वैक्सीन। फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे घर में कहा जाता है कि हर 6 से 7 महीने में जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेसिफिकली, हालांकि एल्डर्स को भी ये चीज़ कर लेना चाहिए, उनको जो वॉर्म की दवाई होती है, पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी दवाई ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर हम बाहर का खाते हैं, कुछ गंदे हाथ से खाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप वो जो कीड़े की दवाई है 6 से 8 महीने में एक बार ले लो, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कर लो एक बार, लेकिन एक बार जरूर ले लो, ठीक है। रूटीन बॉडी चेकअप होता है, ठीक है। तो आप प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी भी इस तरह से दे सकते हो। लार्ज स्केल डिलीवरी ऑफ फ्री एंड सेफ सिंगल डोज क्वालिटी एश्योर्ड मेडिसिन टू ट्रीट सेलेक्टेड डिजीजेज, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा दूसरा इनोवेटिव एंड इंटेंसिफाइड डिजीज मैनेजमेंट। इनोवेटिव एंड इंटेंसिफाइड डिजीज मैनेजमेंट, आई होप समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद वेक्टर कंट्रोल एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो, देखो बायो कंट्रोल भी अपने आप में एक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल कहीं सैंड फ्लाई का मीनस है, तो ये पता करो कि भाई सैंड फ्लाई आती कहाँ से है, उसका बर्थ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, उसके लाइफ साइकिल को चेन को तोड़ दो, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ मैनेज हो जाएगा वो, ठीक है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट में पर्सनली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, रीज़न बीइंग कि पेस्टिसाइड ठीक है आप टेम्पररी सॉल्यूशन तो निकाल लोगे, बट उसके फॉल आउट्स मतलब जो ड्रॉबैक्स हैं वो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल DDT देखो, DDT एक टाइम पे बहुत अच्छा चला, ठीक है, बट स्टिल बहुत नुकसान किया इन्वायरमेंट को, तो इसीलिए आज की डेट में DDT बैन है। DDT जो है पूरी तरह से आपका बैन है काफ़ी जगह पे, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन सर्विसेज। इसके अलावा आप देखिए जूनोटिक डिजीज मैनेजमेंट, अप्लाइंग वेटनरी साइंस एंड इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। समझ में आ रही बात, जूनोटिक डिजीज़ ये मैक्सिमम है, तो उस वहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। चलिए अब देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, दैट इज़ एंड 7। कौन सा है? एंड 7, ध्यान रखना, एंड 7 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लो, लिख लो। इसका टारगेट था 2020 तक 7 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस को कंट्रोल में लेके आना। क्या? 7 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को कंट्रोल में लेके आना। ये बात और है कि हो नहीं पाया ये चीज़, बट स्टिल अटेम्प्ट अच्छा था, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। टारगेट तो सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो 7 एंटिटीज़ जिनको हम एलिमिनेट करना चाहते थे, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम देख लीजिए। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। और ये वॉर्म के कारण होता है। क्या होता है? वॉर्म के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा रिवर ब्लाइंडनेस, ये आई और स्किन की डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा स्नेल फीवर, ट्रैकोमा, हुक वॉर्म, विप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है। तो ये जो वॉर्म जहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? हेलमिंथ हैं। क्या है? हेलमिंथ। ध्यान रखना ये क्या है? हेलमिंथ। तो ये सारे के सारे आप डिजीज़ ध्यान रखेंगे। ट्रैकोमा इनमें से एलिमिनेटेड है इंडिया में, ठीक है। दीज ऑल अकाउंट फॉर 90% ऑफ द ग्लोबल एंटीडी बर्डन। ध्यान रखना 90% ऑफ ग्लोबल एंटीडी बर्डन जो है वो केवल और केवल इन 7 डिजीज़ कारण होता है। और इंडिया ने, ध्यान देना, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू एलिमिनेट काला आजार इन 2005 में इन्होंने कोशिश की थी, बट अभी तक कर नहीं पाए। मैं बताया आपको पहले भी, इंडिया का मिस हुआ है टारगेट। चलो अब देखो इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं एंटीडीज़ के। तो देखो अफेक्टिंग वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पैथेटिक प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि ये वर्ल्ड के पुअरेस्ट पीपल को अफेक्ट करते हैं, जिनके पास सैनिटेशन, बेसिक ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक हाउस और फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं, ठीक है। ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ बाय इम्पेयरिंग फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बच्चों का देखो एक कहावत कही जाए, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। क्या कहा जाता है? चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। इस कोट को आप याद रख लो, ठीक है, और इसको आप कोट कर सकते हो, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। इसका मतलब क्या है कि आज का जो बच्चा है ये कल का जो फ्यूचर में मैन बनेगा, ठीक है, उसका पिता है। पिता इन द सेंस कि मतलब जो पिता जैसे अपने बेटे को कार्व आउट करता है ना, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा। तो जैसा बच्चा रहेगा वैसा ही फ्यूचर का आदमी रहेगा, ठीक है। तो चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन कहीं ना कहीं इसका कोट है, ठीक है। तो कभी भी आप बच्चे से रिलेटेड कोई भी आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे आराम से इसको कोट कर सकते हो, ठीक है। बच्चे हमारा फ्यूचर हैं एंड ऑल दिस, इस तरह की लैंग्वेज लिखने के बजाय आप उसको फ्लावरी लैंग्वेज में इस कोट के साथ कोट कर सकते हो, ठीक है। तो चिल्ड्रन की जब हेल्थ पुअर होगी दोस्तों, तो वहाँ पे उनका फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। ऑन वुमेन्स हेल्थ साइमल्टेनियसली अफेक्टिंग वुमेन्स
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, तो वुमेन का जो हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो ही रहा है, ऑब्वियस ही बात है ये तो, ठीक है। और उसके अलावा जो उनका सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो हम कोशिश कर रहे हैं वो भी रुक जाएगा, क्योंकि वुमेन आर द मोस्ट ससेप्टेबल इन आवर फैमिलीज। आप खुद देखते होंगे जो मॉम होती हैं अक्सर वो सबको खिलाने के बाद खुद खाती हैं, ठीक है। तो कई बार आप देखेंगे एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इन सब का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है वुमेन में, इंडियन वुमेन में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा देखो चैलेंजेस इन टैकलिंग एनटीडी, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो देखिए सबसे पहले है लैक ऑफ प्रायोरिटाइज एफर्ट्स। क्या है भाई कि जो एफर्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि नेग्लेक्टेड ही इसीलिए कह रहे हैं हम, ठीक है, इनका नाम ही नेग्लेक्टेड पड़ा है कि जो इनकी पेइंग, इनको जिनको डिजीज़ होता है उनकी पेइंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। जैसे देखिए आप खुद देखिए जो आपका कोरोना पैंडेमिक फैला, इसने कहीं भेदभाव नहीं किया कि पुअर कहूँगा रिच कहूँगा, जहाँ रिच बीमार पड़ना चालू हुआ पूरे देश में हल्ला हल्ला मच गया, है ना, कि लोग मर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी वैक्सीन रोल आउट करनी है, ठीक है। शायद मे बी, मतलब इट्स लाइक कि मैं ऐसा डिमीन नहीं करना चाहता हूँ किसी को, बट मे बी अगर ये केवल और केवल पुअर्स को हो रही होती तो शायद कभी वक्त लगता भी, है ना, इसका रिजल्ट आने में, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट पता नहीं, है ना। स्टिल देखिए अगला, देखिए लिटिल अटेंशन फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स, लैक ऑफ प्रायोरिटी विथ इन हेल्थ स्ट्रेटजीज, ठीक है, इनएडिक्वेट रिसर्च, लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन एंड फ्यूअर इंटरवेंशंस। समझ में आई बात। तो इन सब कारणों से ये आज भी नेग्लेक्टेड कहलाता है और नेग्लेक्टेड है भी, ठीक है। लेस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट दैन डिजीज लाइक टीबी, एड्स एंड मलेरिया, ठीक है। तो टीबी, एड्स, मलेरिया ये सारे बहुत बड़े अपने आप में कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और ऐसी बात नहीं है कि इनसे मतलब इनके पे बहुत ज़्यादा हम रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी बड़े ये डिजीज़ हैं। हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को इन सब के आगे भूल जाते हैं, इनके जितना हम उनको फंड ही अलॉकेट नहीं करते, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स, प्रेवलेंस ऑफ सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अलॉन्ग विथ सोशल डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये क्लियर है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इसके साथ सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है। आपको देखिए लेप्रोसी, फिर आपका हाथी पाँव था, एलिफेंटियासिस, ठीक है, तो लोग बॉयकॉट कर देते हैं ऐसे लोगों को, घर में बैठने नहीं देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सोशल स्टिग्मा है, सोशल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। हमें केवल और केवल मेडिकल लेवल पे इसको टैकल नहीं करना है, इसको सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे भी टैकल करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि किसी को भी ये डिजीज़ हो जाते हैं तो लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, ठीक है। चलो अब वे अहेड क्या है, देखो दोस्तों, तो वे अहेड में आपके सामने 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 6 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है। क्या करना है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है, जिसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी करोगे, सो दैट आपका जो ये डिजीज़ है इन पर बात हो, ये प्रायोरिटाइज हो, ठीक है, इनके ऊपर पॉलिसी प्रायोरिटी बेसिस पे बनाई जाए। इफ द ग्लोबल कम्युनिटी कुड फोकस ऑन इंडियाज एनटीडी प्रॉब्लम्स एंड मेक inroads, it would substantially reduce the burden of NTD। तो इंडिया अगर केवल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, या वर्ल्ड मिल करके एनटीडी जो इंडिया में हो रहे हैं उन पे काम करे, तो ऑब्वियस ही बात है ग्लोबल जो एनटीडी का बर्डन है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैंने बताया 11 मेजर एनटीडीज़ के जो मेजर मरीज हैं वो इंडिया में हैं, ठीक है। इफेक्टिव सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग आर अर्जेंटली नीडेड, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम अर्जेंट बेसिस पे इफेक्टिव सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग करेंगे तभी जा करके हमारा काम आगे बढ़ेगा। एन इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर ब्रीफिंग ऑफ मीडिया कैन इंक्रीज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी चीज़ के बारे में रेगुलर बात करते हो, फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग का ही देख लो, तो फिर कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है। स्वच्छ भारत मिशन देखिए, मोदी जी क्या करते हैं, आकर के बस बात करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो उससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, लोगों का ध्यान जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे भी कुछ करना है, ठीक है। और इसीलिए आपका रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एलिमिनेशन प्रोग्राम एंड स्टिग्मा कम करने में बहुत मदद मिलेगी, कि स्टिग्मा कम हो जाएगा और एलिमिनेशन प्रोग्राम की इफिशियंसी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स एंड देयर रीइंटीग्रेशन इनटू कम्युनिटीज़। तो दोस्तों अब बारी है आपका आज के सवाल की, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो चगास डिजीज़ है, दिस इज ड्यू टू प्रोटोजोआ। किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत हो 2, 3, 4 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, ठीक है। तो देखो पहला वाला गलत हो गया, आपको पता चल गया। तो फिर अब क्या है, लेप्रोसी बिल्कुल बैक्टीरिया का कारण होता है। लेशमैनियासिस, मैंने पहले ही बोला, लेशमैनिया एक बहुत वाइड कैटेगरी है, जिसमें एक कैटेगरी काला आजार भी एक डिजीज़ आता है, ठीक है। काला आजार भी एक डिजीज़ आता है, विच इज़
प्रोटोजोआ, और इसका वेक्टर कौन है? इट इज़ सैंड फ्लाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेक्टर, डिजीज और कॉजल ऑर्गेनिज्म, तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वेक्टर बेसिकली कौन होता है? जो कि कैरी करता है कॉजल ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और इन्फेक्टेड हम ह्यूमंस होते हैं, और कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, हेलमिंथ, इस टाइप से हो सकता है। और इसके अलावा चौथा तो सही है ही है, तो ऑब्वियस ही बात है आपका सी आंसर सही हो जाता है। ध्यान रखना, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी, डी भी नहीं है। ठीक है, तो तीनों गलत हैं। इसमें जो सही है 2, 3 एंड 4 है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया है और पसंद भी आया लेक्चर। ठीक है, आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। ठीक है, अगर दोस्तों लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस, और साथ साथ हमें शेयर भी करें। और इसके अलावा हमारी एक सी सेट की सीरीज़ प्रॉपर चालू हुई है। बहुत सारे बच्चों को दोस्तों सी सेट में प्रॉब्लम आती है। मैं कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे से भी मिल चुका हूँ जिनका 2 या 3 साल से केवल और केवल सी सेट के कारण रुक रहा है। तो नेवर लेट इट बिकम योर वीकनेस। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि आप 1 से 2 पेपर प्रॉपर दें सी सेट के। अगर नहीं आपको डाउट लगता है, कोई भी डाउट लगता है, तो सी सेट से रिलेटेड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @dprakash03 पे, जो कि सेम है टेलीग्राम ID मेरी, जो मैं पहले ही फ्लैश कर चुका हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।